प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, समाचारों की सुर्खियों में रहने वाली आर्थिक शब्दावली यूनिकॉर्न का क्या अभिप्राय है। यूनिकॉर्न का क्या अभिप्राय है, यूनिकॉर्न होती क्या है। तो यूनिकॉर्न का जो मतलब है वो होता है कि ऐसी कंपनियां जिनका जिनका आर्थिक मूल्य या फिर बाजार मूल्य 1 अरब डॉलर या उससे अधिक हो। 1 अरब डॉलर या उससे अधिक हो उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो यूनिकॉर्न बेसिकली एक स्टार्टअप है जिसका बाजार मूल्य 1 अरब या इससे अधिक होगा। उन स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न बोला जाता है, यूनिकॉर्न नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हम देखते हैं कि ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ह्यूरॉन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है। भारत दुनिया का तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर आता है स्टार्टअप के मामले में, यूनिकॉर्न के मामले में इकोसिस्टम को लेकर। पहले स्थान पर अमेरिका आता है, दूसरे पर चीन आता है, तीसरे पर भारत आता है। और भारत में वर्तमान में अगर यूनिकॉर्न की बात करें, मतलब कि 1 अरब डॉलर से अधिक आर्थिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनियों की बात करें तो 82 यूनिकॉर्न भारत में विद्यमान है, स्टार्टअप है। तो यूनिकॉर्न का मतलब है 1 अरब डॉलर से अधिक मार्केट वैल्यू वाली कंपनी, स्टार्टअप। नेक्स्ट प्रश्न पर अपने चलते हैं। हाल ही में किन देशों के बीच धारचूला के छारछूम में पहला मोटर पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई है। धारचूला के छारछूम में पहला मोटर जो पुल है उसको स्वीकृति दी गई है। तो ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में ये पुल बनाया जाएगा काली नदी पर। काली नदी के तट पर भारत और नेपाल में ये पुल बनाया जाएगा और भारत के नेपाल के संबंधों को प्रगाढ़ मजबूत करने की दिशा में ये अहम आधारभूत कदम माना जा रहा है। और हमने ये भी देखा कि कुछ समय पहले भारत और नेपाल को लेकर काला पानी और लिपू लेक क्षेत्र को लेकर विवाद भी रहता है। तो ये जो एक पुल निर्माण का कार्य है वो एक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है भारत और नेपाल के मध्य। यूक्रेन सीमा पर किस देश के बढ़ते सैन्य जमावड़े के खिलाफ G7 देशों ने एकजुटता का ऐलान कर यूक्रेन का समर्थन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बड़ा घटनाक्रम अभी चल रहा है समाचारों में। वो ये चल रहा है कि यूक्रेन जो यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, वहां रूस का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब हुआ रशिया रूस। तो रूस के बढ़ते हस्तक्षेप के विरोध G7 जो ग्रुप है, जिससे बेसिकली देसी भाषा में हम कहते हैं अमीर देशों का ग्रुप या विकसित देशों का ग्रुप, जिसमें 7 मेंबर्स है। 1975 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। 7 इसके मेंबर्स हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। 7 महत्वपूर्ण देश हैं। तो जैसे ही रशिया का अतिक्रमण बढ़ रहा है, रशिया का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उसके खिलाफ G7 ने यूक्रेन के समर्थन में बात कही है। और थोड़ी सी हम बात जाने कि यूक्रेन और रशिया का जो ये विवाद है, ये एक ऐतिहासिक राजनीतिक विवाद भी है। 1991 से पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था, रशिया सोवियत संघ। फिर 1991 में साम्यवादी खेमे का बिखराव होता है, सोवियत संघ का बिखराव होता है। तो उसके बाद 15 गणराज्य निकल के आते हैं, उसमें एक है रशिया भी और एक यूक्रेन भी है। और यूक्रेन और रशिया का जो विवाद है वो क्रीमिया को लेकर है। क्रीमिया एक द्वीप है, इसको आप मानचित्र में देखिएगा, क्रीमिया एक द्वीप है, उसको लेकर एक विवाद है। इस विवाद को लेकर इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक और जो सामरिक महत्व के रीजन है वो भी आते हैं। तो इसका जवाब होगा रशिया के हस्तक्षेप को लेकर दुनिया जो है वो 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। इजराइल के ऐलात में आयोजित
17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? काफी महत्वपूर्ण है। भारत को नाज कराने वाली हरनाज कौर संधू ने ये खिताब जीता है। हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स 17वीं जो मिस यूनिवर्स इजराइल में हुई थी उसमें हरनाज कौर संधू ने यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है। भारत की हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स चुनी गई है और हरनाज कौर जो संधू है भारत के चंडीगढ़ की रहने वाली है। इनसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने और 2000 में लारा दत्ता ने भी भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। भारत अब तक दुनिया की 2 सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स होती है उसमें 9 खिताब जीत चुका है, जिसमें 3 मिस यूनिवर्स की हमने बात की, हरनाज कौर संधू, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पुरस्कार आता है। नीना गुप्ता जी ने क्या किया है? बीज गणित के क्षेत्र में, कम्यूटेटिव बीज गणित के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किया है। प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो नवाचारी व्यक्ति एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। और एलन मस्क के बारे में अगर हम जाने तो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के ये प्रमुख है। टेस्ला जो है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक वाहनों का काम करती है, इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसका उत्पादन करती है। तो वर्तमान में हम जो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उस प्रॉब्लम्स का निपटान करने में ये महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जा रही है। और इसके अतिरिक्त स्पेस एक्स नाम से एक निजी कंपनी भी है इनकी। तो इन्हें टाइम मैगजीन ने क्या किया है? पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, इनके नवाचारों को लेकर, इनके इनोवेशन को लेकर। इसके साथ ही वैक्सीन वैज्ञानिकों को, जो कोविड वैक्सीन का निर्माण किया है, वैक्सीन वैज्ञानिकों को टाइम हीरोज ऑफ द ईयर भी चुना गया है। टाइम हीरोज ऑफ द ईयर भी चुना गया है। पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एलन मस्क को, टाइम हीरोज ऑफ द ईयर चुना गया है वैक्सीन वैज्ञानिकों को। ये बात ध्यान रखने वाली है। 1927 से टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर का खिताब देना शुरू किया है। अब मैन ऑफ द ईयर का नाम हो गया है पर्सन ऑफ द ईयर। हाल ही में किसके द्वारा पहली बार सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021 पहली बार जारी किया गया है? भारत के थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 शहरों को लेकर पहली बार ये जारी किया गया है। अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य की तो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उसने अपनी 70वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 उद्देश्यों 169 उद्देश्यों को अंगीकृत किया था। तो इसी दिशा में सभी देश सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। नीति आयोग का ये सूचकांक भी इस दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगर हम बात करें भारत में नीति आयोग इस दिशा में काम कर रहा है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बात करें कि विश्व स्तर पर रिपोर्ट कौन जारी करता है तो संयुक्त राष्ट्रीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्रीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा विश्व सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान में सतत विकास के क्रियान्वयन के लिए, सतत विकास को लागू करने के लिए जो आयोग जिम्मेवार है या नोडल एजेंसी है वो है आयोजना विभाग। तो भारत के संदर्भ में नीति आयोग, राजस्थान के संदर्भ में आयोजना विभाग
सतत विकास को लागू करने की एक नोडल एजेंसी है और विश्व स्तर पर सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित की जाती है। डोकलाम, चारिथांग, सिंचुलुंगपा, ड्रामना, साकेत और सांगटेक ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है जो विवादित स्थल भी है। इन इलाकों को लेकर किन देशों के मध्य सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौता हाल ही में किया गया? तो ये जो डोकलाम है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये चीन और भूटान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, सीमा विवाद है चीन और भूटान को लेकर। डोकलाम को हम कह सकते हैं ये ट्राई जंक्शन है। क्या है? ट्राई जंक्शन है, यानी कि इसकी भारत, चीन, भूटान के साथ साथ भारत के साथ भी सीमा लगती है डोकलाम की। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके साथ साथ भारत की सीमा के से भी लगता है और इसमें चीन का हस्तक्षेप भी होता है। तो ये विवाद है डोकलाम विवाद, चाइना भूटान को लेकर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये जो कथन है ये असत्य है, ये सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी ने होकर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है इसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को क्या किया है? पर्यवेक्षक, क्या पर्यवेक्षक संगठन का दर्जा, ऑब्जर्वर संगठन का दर्जा दिया है, यानी कि विशिष्ट एजेंसी ने होकर पर्यवेक्षक संगठन, पर्यवेक्षक संस्था कह सकते हैं, जिसके तहत वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाग ले सकती है, विचारों को साझा कर सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकती। अगर हम विशिष्ट एजेंसी की बात करें तो यूनेस्को हो गई, यूनिसेफ हो गया, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी होती है। और संयुक्त राष्ट्र सौर गठबंधन की हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर, इस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया का भारत के लिए पहला ऐसा गठबंधन है जिसका मुख्यालय भारत में भी है, भारत के गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने दिया है। विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहा ग्वादर की भौगोलिक अवस्थिति हमें बतानी है। ग्वादर क्या है? अगर ग्वादर की बात करें तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो प्रांत है, जो विवादित प्रांत है, जहां हम देखते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उठते रहते हैं, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ग्वादर बंदरगाह। और अगर हम बात करें इसके तट की तो ये अरब सागर तट से लगा हुआ है, अरब सागर तट से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और विरोध प्रदर्शन की हम बात करें, क्यों विरोध अभी हो रहा है, क्यों वहां के नागरिक विरोध कर रहे हैं, तो उसका जवाब है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आधारभूत ढांचे का विकास कर रहा है और उसी आधारभूत ढांचे का विरोध कर रहे हैं यहाँ के नागरिक। ग्वादर अरब सागर के तट पर अवस्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। हाल ही में भारत ने 1 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की अध्यक्षता ग्रहण की है। RATS किस संगठन से संबंधित है? तो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना जो है वो SCO संघाई सहयोग संगठन से संबंधित है। SCO संघाई सहयोग संगठन से संबंधित है। और SCO की अगर बात करें तो ये आर्थिक और सैन्य राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और वर्तमान में इसके मेंबर्स की बात करें तो 8 मेंबर्स इसके हैं, 8 सदस्य इसके हैं और भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, ये याद रखना है, संस्थापक सदस्य नहीं है। 2017 में बना था मेंबर, 2001 में इसकी स्थापना हुई और भारत 2017 में मेंबर्स बना और भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी इसका मेंबर्स है। कुल मिलाकर 8 इसके मेंबर्स है और भारत ने क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की जो है अध्यक्षता हाल में ग्रहण की है। हाल ही में किस देश ने लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और निरंकुशता का सामना करने के लिए समिट फॉर डेमोक्रेसी, काफी महत्वपूर्ण है, समिट फॉर डेमोक्रेसी
लोकतंत्र के लिए सम्मेलन, लोकतंत्र के लिए कन्वेंशन का आयोजन किया था। यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने इसका आयोजन किया था। इसके 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए। वर्चुअली आयोजन हुआ था, ठीक है, इसका आयोजन वर्चुअली हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री ने भी समिट फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित किया था। इसके 3 लक्ष्य थे। एक तो लक्ष्य था अधिनायकवाद का विरोध करना, तानाशाही का विरोध करना। दूसरा था भ्रष्टाचार को खत्म करना और तीसरा था मानवाधिकारों की रक्षा करना। समिट फॉर डेमोक्रेसी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आयोजित की गई थी 9-10 दिसंबर। हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल को किस वैश्विक संस्था का प्रमुख बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है? तो यूनिसेफ का कैथरीन रसेल को मेंबर्स प्रमुख बना दिया गया है। और यूनिसेफ की अगर हम बात करें, कैथरीन रसेल प्रमुख बनी है 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और यूनिसेफ क्या काम करता है? यूनिसेफ काम करता है बाल अधिकारों को लेकर, बच्चों के अधिकारों को लेकर काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी कह सकते हैं। यूनिसेफ की प्रमुख बनाई गई है कैथरीन रसेल को। एशिया पावर इंडेक्स 2021 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया में जो राजनीतिक आर्थिक जो पावर्स है उसको लेकर भारत की क्या पोजीशन है, ये इंडेक्स उसको बताता है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत ने 4था स्थान हासिल किया है। यानी कि एशिया में भारत अगर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के हिसाब से हम देखें तो 4थे नंबर पर आता है भारत एशिया पावर इंडेक्स में, और पहले नंबर पर आता है यूएसए। वैसे यूएसए एशिया का नहीं है, उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन इसीलिए वो पहले नंबर पर एशिया में भी आता है, पूरी दुनिया में भी लगभग इसी की ताकत है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, और तीसरे नंबर पर है जापान, और चौथे नंबर पर हमने बात ही की भारत। एशिया पावर इंडेक्स को कौन प्रकाशित करता है? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अगर हम बात करें तो भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शांति के मामले में 37.7 के स्कोर के साथ 4थे स्थान पे रहा। पहला स्थान अमेरिका की बात की हमने, दूसरा स्थान चाइना, तीसरा जापान और चौथा भारत का स्थान रहा है एशिया पावर इंडेक्स में। किस संस्थान ने एशियाई विकास परिदृश्य 2021 के शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने एशियाई विकास परिदृश्य नाम से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि भारत जो है 2021-22 में भारत की जो जीडीपी होगी या भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर होगी वो कितनी होगी? 9.7% होगी। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 9.7% होगी। इससे पहले इसने 10% का हिसाब लगाया था, अनुमान लगाया था, लेकिन 0.3% इसने कम कर दिया है एशियाई विकास परिदृश्य के। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दक्षिण एशिया में भारत जो है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दक्षिण एशिया की हम बात कर रहे हैं, साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का भी नाम आता है, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का भी नाम आता है। ये जारी करता है विश्व बैंक, और इसी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण है एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट। भारत की विकास दर को हमें पता चलता है। तो हमने बात की 15 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। क्लास को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।